हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन का जो जुलाई मंथ का मैगज़ीन है इसको कवर करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से जितना भी सारा पॉइंट है इस मैगज़ीन में उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट कर लेने के बाद इस मंथ के मैगज़ीन में आपके काम के लायक इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए काम हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है कि सबसे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है, तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो उसमें शामिल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि पुदुचेरी। देखिए, दिया है कि हाल ही में जिन 4 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है वे कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी। इस तरह से टोटल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये इलेक्शन हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पुदुचेरी विधानसभा में टोटल जो है 30 सीटें हैं और चुनाव में एनडीए गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। एन रंगासामी जो हैं ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने 13 मई 2026 को शपथ ग्रहण लिया और उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्तमान में वे थट्टन चावड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगासामी, ये किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो थट्टन चावड़ी विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं और वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ए, यानी कि 1 सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो है 294 सीटें हैं। हालिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और बीजेपी को कितना सीट मिला है? 208 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है एआईटीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनको 80 सीटें प्राप्त हुई है और जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 ही सीट प्राप्त हो पाया है। सीपीआईएम जो है उसको 1 सीट मिला है और जो भी अदर्स है अन्य दल उसको 3 सीटें प्राप्त हुई। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने और वे राज्य के 9वें मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपका वो चीज़ एक चौथा वाला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होगा। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भवानीपुर। देखिए, दिया है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे, भवानीपुर से और नंदीग्राम से, और दोनों ही स्थान से ये विजयी हो गए थे। बाद में उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में वे भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भवानीपुर सीट पर उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 मतों से पराजित किया। तो भवानीपुर सीट से जो है ममता बनर्जी को 15,000 वोट से ये हराए और 9 मई 2026 को राज्यपाल RN रवि ने इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव के बाद रथेंद्र बोस ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? रथेंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ। तो तमिलनाडु विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 234 सीट। देखिए, दिया कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। हालिया चुनाव में तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो टीवीके को जो है टोटल 108 सीटें प्राप्त हुई है और डीएमके जो है उसको 59 सीट और एआईएडीएमके को 47 सीट और जो कांग्रेस है इसको टोटल 5 सीट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, थलपति विजय। देखिए, दिया है कि टीवीके जो पार्टी है इसके संस्थापक अभिनेता थलपति विजय, जिनको जोसेफ विजय भी बोलते हैं, तमिलनाडु के ये 9वें मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रहे, शुभेंदु अधिकारी भी 9वें मुख्यमंत्री थे और ये जो थलपति विजय हैं ये भी 9वें मुख्यमंत्री हैं कार्यकाल के हिसाब से और व्यक्तिगत हिसाब से, और कार्यकाल के हिसाब से टोटल ये 22वें मुख्यमंत्री हैं। यानी कि एक ही आदमी कई बार 3 बार 2 बार मुख्यमंत्री इस तरह से रहे हैं। तो टोटल अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो 90 मुख्यमंत्री हैं और कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 10 मई 2026 को शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई। उन्होंने त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर दोनों ही सीटों से चुनाव जीता। बाद में त्रिची ईस्ट सीट को वो छोड़ दिए और वर्तमान में पेरम्बूर सीट से जो है ये अभी विधायक हैं। वर्तमान में वे पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए कि असम विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो असम विधानसभा में टोटल जो है बी यानी कि 126 सीटें हैं। दिया हुआ है कि असम विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटें हैं। बीजेपी को इसमें 82 सीट प्राप्त हुआ और कांग्रेस को 19 सीट प्राप्त हुआ। असम गण परिषद जो एजीपी है इसको 10 सीट मिला है। हेमंत विश्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत विश्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वे असम के 16वें मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र। देखिए दिया है कि हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 12 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्हें शपथ दिलाई। वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब नेक्स्ट विधानसभा हुआ है केरल में। तो केरल विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए इसमें टोटल जो है बी यानी कि 140 सीट है। देखिए दिया हुआ कि केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। चुनाव मुख्यतः दो गठबंधनों के बीच हुआ, एक तो यूडीएफ है और एलडीएफ। यूडीएफ का मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एलडीएफ का मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो देखिए यूडीएफ जो है इसको 102 सीटें प्राप्त हुई है और ये जो यूडीएफ है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नेतृत्व करता है और एलडीएफ को टोटल 35 सीट मिला है और एलडीएफ जो है इसका नेतृत्व लेफ्ट पार्टियों के द्वारा किया जाता है। इसमें ओवरऑल कांग्रेस को 63 सीटें प्राप्त हुई है, सीपीआईएम को 26 सीटें प्राप्त हुई है और आईयूएमएल जो है इसको 22 सीटें प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वी.डी. सतीसन। वी.डी. सतीसन केरल के नए मुख्यमंत्री। तो कि वी.डी. सतीसन केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने 18 मई 2026 को शपथ ग्रहण किया। वे परबूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल जो विश्वनाथ आर्लेकर हैं उन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अचल, ये क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि गश्ती पोत है। अचल जो है गश्ती पोत है। देखिए दिया हुआ है अचल जो है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तीव्र गति गश्ती पोत है यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल है। यह अदम्य श्रेणी का 5वां पोत है, इसको याद रखिए। अदम्य श्रेणी का ये 5वां पोत है। रक्षा मंत्रालय ने 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गति गश्ती पोतों के निर्माण का अनुबंध किया था। उसी परियोजना के अंतर्गत अचल का निर्माण किया गया। हाल ही में गोवा ने इसे औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा समुद्री कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी यानी कि 38। दिया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 कर दी गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय के में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने हेतु 17 मई 2026 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश जारी किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में टोटल एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। अनुच्छेद 124(1) संसद को समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 जो है ये बनाया गया। समय समय पर इसी अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती रही है। तो यहाँ पर दिया है कि न्यायाधीशों की प्रारंभ में संख्या कितनी थी, टोटल 8 1+7 और वर्तमान में संख्या है 38 1+37। तो आप लोग याद रख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उसकी संख्या परिवर्तित करने का या बढ़ाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा उस संख्या को बढ़ाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत में MIRV तकनीक से युक्त अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। देखिए दिया हुआ है कि भारत ने 8 मई 2026 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से MIRV तकनीक युक्त अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV का पूर्ण रूप क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये हो गया और इस तकनीक में एक ही मिसाइल कई परमाणु अथवा पारंपरिक वॉरहेड को ले जा सकती है और प्रत्येक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से हमला कर सकता है। नेक्स्ट देखिए,
मिशन दृष्टि किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिशन दृष्टि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। देखिए दिया हुआ है कि मिशन दृष्टि के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मिशन दृष्टि भारत का जो निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है भारत का। इसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप गैलेक्स आई ने विकसित किया है। बेंगलुरु स्थित जो एक स्टार्टअप है गैलेक्स आई, उसके द्वारा विकसित किया गया। इसका प्रक्षेपण अमेरिका से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया। यह विश्व का पहला ऑप्टिसर प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ और सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR दोनों तकनीकों का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया, और यह दिन रात और हर मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसका उपयोग रक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा सीमा निगरानी में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, असम। देखिए दिया हुआ है कि असम जो है UCC विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का तीसरा राज्य बना है। स्वतंत्र भारत में क्रम जो है इसका इस प्रकार है। सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद उत्तराखंड जो है इस विधेयक को पारित किया था UCC को। 2 नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर असम है। तो गोवा में जो है आज़ादी से पहले से ही UCC लागू है। तो ओवरऑल आपको पूछा जाएगा तो चौथा राज्य बना असम, और आज़ादी के बाद जो है तीसरा राज्य है। ठीक है, हाल ही में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये देने की जो घोषणा है किस राज्य ने की है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती जन्म दर को देखते हुए यह योजना घोषित की है। तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे और चौथे बच्चे के जन्म पर जो है 40,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे पहले दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 25,000 के प्रोत्साहन राशि की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब देखिए IOS सागर पहल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारतीय नौसेना से। देखिए दिया हुआ है कि IOS सागर भारतीय नौसेना की एक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता पहल है। IOS का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन शिप और सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखिए इसका उद्देश्य मित्र देशों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर प्रशिक्षण देना है। यानी कि जो मित्र देश है उसके नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज़ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यही ये प्रोजेक्ट है। हाल ही में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसमें 16 देशों के नौसैनिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के INS सुनैना पर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ भारत को लौटाने का निर्णय किस संग्रहालय ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि वेलकम कलेक्शन संग्रहालय। देखिए दिया हुआ है कि लंदन स्थित वेलकम कलेक्शन म्यूजियम ने भारत को 2000 से अधिक दुर्लभ जैन पांडुलिपियाँ लौटाने का निर्णय लिया है। इसके द्वारा 16वीं शताब्दी की कल्पसूत्र की दुर्लभ प्रतियां भी लौटाई जाएगी। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने NHRC के संबंध में क्या कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि यह केवल एक सिफारिशी संस्था है। देखिए दिया हुआ है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन केवल एक सिफारिशी संस्था है। इसके आदेश बाध्यकारी नहीं होते हैं। यह केवल सरकार को सुझाव एवं अनुशंसा दे सकता है। NHRC का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। यह एक सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है और संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। देखिए दिया है कि बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान का अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका क्या, बिहार जू, गंगा जू, पटना जू, राजगीर जू। तो इसका सही नाम कर दिया गया है सी, यानी कि पटना जू। देखिए दिया है कि बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित राज्य का प्रमुख प्राणी उद्यान है। देखिए दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई 2026 के बीच कितने देशों की विदेश यात्रा पर ये गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5, यानी कि अभी हाल फिलहाल में 15 से 20 मई 2026 के बीच 5 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई 2026 को 5 देशों की यात्रा की, और यात्रा का क्रम इस प्रकार ही था कि सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात गए, 2 नंबर पर नीदरलैंड गए, सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात गए, फिर नीदरलैंड गए, फिर स्वीडन गए, फिर नॉर्वे गए, फिर इटली गए। मैप पर आप देखिए सबसे पहले UAE गए, तो यहाँ पर आपको हो गया सबसे पहले UAE गए, और उसके बाद 2 नंबर पर नीदरलैंड चले गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह पर यहाँ पर आपको नीदरलैंड देखने को मिलेगा। तो ये हो गया UAE, 2 नंबर पर यहाँ पर नीदरलैंड, और उसके बाद स्वीडन गए। तो तीसरे नंबर ये नॉर्वे, यहाँ उसके बाद तीसरे नंबर पर स्वीडन गए,
चौथे नंबर पर नॉर्वे चले गए और 5वें नंबर पर फिर वो इस जगह पर आए, इटली। तो इस तरह से जो भी है इसको आप ध्यान रखिए कि इन्हीं 5 देशों की यात्रा पर गए। यूएई जो रहा, यहाँ पर यूएई गए 1 नंबर पे, फिर नीदरलैंड चले गए, तो नीदरलैंड आपको यहाँ पर नीदरलैंड है, 2 नंबर पर यहाँ चले गए। तीसरे नंबर पर स्वीडन चले गए, तो स्वीडन ये तीसरे नंबर पर गए। चौथे नंबर पर नॉर्वे गए, तो नॉर्वे चले गए, और 5वें नंबर पर इटली चले गए, यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से इन्हीं 5 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए। इस यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय समझौता हुआ, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। देखिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को यूएई की सीमा में प्रवेश करने पर किस लड़ाकू विमान ने एस्कॉर्ट किया? तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, यानी कि F-16। देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के यूएई की सीमा में प्रवेश करते ही यूएई वायुसेना का जो F-16 लड़ाकू विमान है उसके द्वारा एस्कॉर्ट किया गया, और यह भारत और यूएई के मजबूत सामरिक संबंधों का प्रतीक माना गया। हाल ही के वर्षों में भारत यूएई संबंध व्यापार, ऊर्जा एवं निवेश के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत हुए हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से संबंधित समझौते, इस समझौते के अनुसार भारत में यूएई की भंडारण क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? भारत में यूएई की जो भंडारण क्षमता है कितनी बढ़ाई जाएगी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी, 30 मिलियन बैरल। देखिए दिया कि भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण संबंधी समझौता हुआ है। इसके अनुसार भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को जो है यूएई की हिस्सेदारी 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाई जाएगी भारत में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस प्रसिद्ध बांध का दौरा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सलुइटजिक बांध। तो देखिए यहाँ पर दिया है यही बांध है, अप्सलुइटजिक बांध। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड की यात्रा के दौरान प्रसिद्ध अप्सलुइटजिक बांध जो है उसका दौरा किया। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध बांध परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण समुद्री बाढ़ से सुरक्षा, जल प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया था। यह नीदरलैंड की इंजीनियरिंग उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, हाल ही में किस देश ने चोल राजवंश से संबंधित 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ताम्रपत्र को भारत को लौटाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड, सी। देखिए दिया है कि नीदरलैंड का जो लाइडेन विश्वविद्यालय है उसके द्वारा चोल राजवंश से संबंधित 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ताम्रपत्र को भारत को लौटाया गया। और इसका जो संरचना और मुहर क्या है कि इसमें कुल 24 ताम्रपत्र शामिल हैं, जिसमें 21 बड़े हैं और 3 छोटे ताम्रपत्र हैं, टोटल 24। ये एक बड़ी कांस्य की अंगूठी में बंधे हैं, अंगूठी में बंधे हैं जिस पर चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मुहर लगी है। इन पर तमिल और संस्कृत ग्रंथालिपि भाषाओं में शिलालेख उत्कीर्ण है। मूल रूप से ये राजराज चोल प्रथम के मौखिक अनुदान से संबंधित हैं, जिसे उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने औपचारिक रूप देकर इन पर अंकित कराया था। तो ये राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम से एक तरह से संबंधित हो गया। इनका संबंध नागपट्टिनम स्थित बौद्ध विहार को दिए गए भूमि अनुदान से है। ठीक है, यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर की वापसी का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के शुक्रयान मिशन के में सहयोग हेतु इसरो ने किस देश के स्पेस संस्थान के साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्वीडन। दिया है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान इसरो और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स के बीच समझौता हुआ। यह समझौता भारत के शुक्रयान यानी कि वीनस मिशन के लिए किया गया। शुक्रयान मिशन का प्रस्तावित प्रक्षेपण वर्ष 2028 में किया जाएगा और इसमें स्वीडन के अलावा जो है रशिया और जर्मनी के भी उपकरण शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान दिया गया है, तो किस देश के द्वारा ये प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब स्वीडन ही होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों में से एक रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस इससे सम्मानित किया। तो ये जो पोलर स्टार जैसे आपको दिखेगा, तो पोलर स्टार दिखते ही आप दिमाग में रख लीजिए कि ये स्वीडन के द्वारा दिया गया। देखिए यह सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान हेतु प्रदान किया गया। यह स्वीडन की प्रतिष्ठित राजकीय सम्मान है। नेक्स्ट देखिए कि 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा किया? तो 43 ईयर्स के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कौन सा देश का दौरा हुआ है? तो सही जवाब बी हो जाएगा, नॉर्वे। देखिए दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 वर्षों के बाद नॉर्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने नॉर्वे की यात्रा की थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे नॉर्डिक देशों के समूह का सदस्य है। हम लोग आगे देखेंगे।
देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किस देश ने प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। नाम में ही यहाँ पर नॉर्वेजियन लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 32वां विदेशी सम्मान है, ध्यान रखिएगा 32वां सम्मान है। यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंधों को मजबूत करने के में योगदान देने के लिए दिया गया। अब देखिए तीसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये VBI कैटेगरी का आपका क्वेश्चन हो गया। 72nd BPSC जिनको भी देना है 72वीं BPSC उनके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्लो। देखिए यहाँ पर दिया है कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित हुई है। तो ये जो इस तरह का प्रथम शिखर सम्मेलन था 2018 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में, और द्वितीय शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में, और अब जो है तृतीय शिखर सम्मेलन 2026 में ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुई है, और चौथा जो शिखर सम्मेलन होगा ये फिनलैंड देश में आयोजित करवाया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्डिक देशों के बारे में कि नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल है। तो देखिए ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, नॉर्वे स्वीडन, तीसरा ये फिनलैंड हो गया। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये रहा डेनमार्क, तो चौथा डेनमार्क हो गया, और यहाँ पे है आइसलैंड। इन्हीं 5 देशों को मिला के नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो इस तरह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड नॉर्डिक देश हुआ। चलिए अभी दिया है कि हाल ही में इटली में स्थित किस प्रसिद्ध स्टेडियम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कोलोसियम स्टेडियम। देखिए यही कोलोसियम स्टेडियम है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि औपचारिक बातचीत से पहले प्रधानमंत्री मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी ने रात के समय रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम स्टेडियम का दौरा किया। कोलोसियम इटली के रोम शहर में स्थित एक विशाल अंडाकार यानी कि इलिप्टिकल एम्फी थिएटर है। लगभग 2000 साल पुराना यह ऐतिहासिक स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसमें योद्धा जो भी ग्लैडिएटर्स होते थे अपनी जान की बाजी लगाकर आपस में या खूंखार जानवरों से, शेर, चीता वगैरह से लड़ते थे। प्राचीन कोलोसियम में एक साथ 50,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे, और इस आकार की वजह से हर कोने से मैदान साफ दिखाई देता था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कि भारत एवं इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष। देखिए दिया हुआ है कि भारत एवं इटली ने वर्ष 2027 को इंडिया इटली ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इंडिया इटली ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि FAO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंगयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा उसके महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यू डोंगयू, तो सम्मान दिया गया है एग्रीकोला मेडल। देखिए दिया है कि रोम स्थित FAO का मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया है FAO के द्वारा। यह सम्मान खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में योगदान देने हेतु दिया गया। FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। FAO संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संबंधी विशेषीकृत संस्था है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने भारत की यात्रा की है। तो कब की ये यात्रा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 20 से 23 मई के बीच 2026 में। देखिए दिया है कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, इनकी जो यात्रा है 20 से 23 मई 2026 के बीच भारत की यात्रा हुई। यह लंबे समय बाद किसी साइप्रस राष्ट्रपति की भारत यात्रा थी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने की घोषणा की। मुंबई में साइप्रस व्यापार केंद्र स्थापित करने पर भी सहमति बनाया। तो व्यापार केंद्र खोला जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की यात्रा की है? तो सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। देखिए वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो लाम 5 से 7 मई 2026 के बीच भारत की यात्रा की। उन्होंने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। तो लाम वियतनाम के राष्ट्रपति। वर्ष 2026 में भारत एवं वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी कि जो CSP है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2026 में। वियतनाम ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी कि IPOI में शामिल होने की भी घोषणा की है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2025 के अनुसार सैन्य व्यय के मामले में भारत का स्थान कौन सा है?
इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पाँचवा। देखिए दिया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है विश्व का पाँचवां सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश है। शेष 5 देश कौन सा है? तो अमेरिका है जो कि 954 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता है, चाइना है 336 अरब अमेरिकी डॉलर, और रसिया है 190 अरब अमेरिकी डॉलर। जर्मनी चौथे नंबर पर है, भारत उसके बाद 5वें नंबर पर है। तो यहाँ पर भारत ने वर्ष 2025 में जो है लगभग 92.1 अरब अमेरिकी डॉलर रक्षा पर व्यय किया। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.3% रक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, देखिए ये तो कितना ज़्यादा अंतर है। भारत जो है 92.1 अरब डॉलर खर्च करता है, और अगर आप इसकी तुलना चाइना से करेंगे तो ये 336 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और अमेरिका की तुलना में तो बहुत ही बड़ा गैप है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित करवाई गई? तो ये बी हो जाएगा नई दिल्ली। विदेश मंत्री की जो बैठक हुई है नई दिल्ली में हुई है। देखिए दिया हुआ है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14-15 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। वर्ष 2026 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है। 2026 के लिए भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होने वाला है 2026 में नई दिल्ली में, वो 18वां ब्रिक्स होगा। यानी कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में आयोजित करवाया जाएगा नई दिल्ली में। और इसका जो थीम है वो थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो ये इस बार का थीम है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2026 में भारत किस क्रम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये हो जाएगा डी, चौथी बार। यानी कि भारत चौथी बार जो है ना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो देखिए वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012 में, 2016 में और 2021 में भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होगा, और 2026 में भारत 1 जनवरी से ब्रिक्स का अध्यक्ष बन चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि वर्तमान में ब्रिक्स के कुल 11 सदस्य देश हैं। नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया है। अब वर्तमान सदस्य कौन सा है उसको देखना होगा। देखिए ब्राज़ील है, रसिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। ये ब्रिक्स का स्टार्टिंग का सारा मेंबर हो गया। उसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इस तरह से टोटल 11 यहाँ पर मेंबर कंट्री है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, जैसे देखिए ब्राज़ील 1 नंबर में हो गया ब्रिक्स का पहला ब्राज़ील, 2 नंबर पर रसिया, 3 नंबर पर BRI, तो 3 नंबर पर इंडिया रख लीजिए, और फिर इंडिया के बाद C यानी कि चाइना, तो 4 नंबर पर चाइना हो गया, और 5 नंबर पर साउथ अफ्रीका, तो ये हो गया आपको 5। इस तरह से 5 तो स्टार्टिंग का ब्रिक्स का मेंबर हो गया। अब छठा हो गया आपको सऊदी अरब। तो सऊदी अरब कहाँ पर आ जाएगा? तो ये रहा छठा मेंबर सऊदी अरब, 6 हो गया सऊदी अरब, और 7वां हो गया मिस्र, ये रहा 7वां मिस्र है। 8वां जो है UAE है, तो यहाँ पर जो है ये UAE 8वां है, और उसके बाद जो है ईरान दिया हुआ है, तो ईरान ये रहा 9वां ईरान हो गया, और 10वां इथियोपिया दिया हुआ है, तो ये रहा आपको इथियोपिया, ये 10वां हो गया, और 11वां अब जो है ये वाला जो पूरा पार्ट है इंडोनेशिया का, ये आपको इंडोनेशिया हो गया जो कि 11वां है। तो इस तरह से टोटल 11 मेंबर जो है आपको ब्रिक्स में टोटल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इबोला के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया है। इबोला के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत में प्रस्तावित कौन सा शिखर सम्मेलन स्थगित अभी हाल फिलहाल में हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। देखिए दिया हुआ है कि कॉन्गो और युगांडा, इन्हीं 2 देशों को याद रखिए कि कॉन्गो और युगांडा देश में जो है इबोला का बढ़ते प्रकोप के कारण भारत में प्रस्तावित था चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, इसको स्थगित कर दिया गया है। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन ये स्थगित हो गया। इसके साथ ही पहला होने वाला था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन, इसको भी स्थगित कर दिया गया। यानी कि 2 सम्मेलन स्थगित हुआ, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो कि चौथा था, और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन जो कि पहला ही होने वाला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, और प्रभावित प्रमुख देश कॉन्गो और युगांडा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स
आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2026 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 8.30%, 8.30%। देखिए कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2026 में WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 8.30% हो गई है। मार्च 2026 में यह 3.88% थी। अच्छा, पश्चिम एशिया में युद्ध एवं आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण कीमतों में तेजी आई है। ऊर्जा एवं कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि इसका प्रमुख कारण रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने चीनी यानी कि सुअर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कब तक ये प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 30 सितंबर 2026 तक। देखिए दिया है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध एवं घरेलू मूल्य वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक जो है चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बनाए रखना है। चीनी उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर जो है ब्राज़ील देश है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि UAE। अब जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये जो है उससे अलग होने की घोषणा कर दिया है। देखिए संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE 1 मई 2026 से ओपेक छोड़ने की घोषणा कर दिया है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना जो है ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी बगदाद सम्मेलन के दौरान। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। और इसमें टोटल संस्थापक सदस्य 5 थे। ओपेक में जो संस्थापक सदस्य टोटल था वो 5 था। तो संस्थापक सदस्य कौन सा था? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और वर्तमान में इसकी संख्या 12 थी, लेकिन अब चूंकि UAE से अलग हो गया तो अब इसकी संख्या 11 हो गई है। तो इस 5 के अलावा जो बाकी कंट्री है वो कौन सब है? तो अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात जो कि अब हट चुका है। तो इस तरह से टोटल 11 मेंबर यहाँ पर है। तो आप एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो जो इसका स्टार्टिंग में फाउंडर मेंबर था, संस्थापक सदस्य में से सबसे पहले मान के चलिए कौन था? ईरान। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर में ईरान हो गया, 2 नंबर में इराक है, तो यहाँ पर ये रहा 2 नंबर में इराक भी हो गया। कुवैत है तो यहाँ पर आपको इस जगह पर 3 नंबर है, ये रहा कुवैत। और फिर सऊदी अरब है, ये 4 नंबर पे सऊदी अरब है। 5 नंबर पर वेनेजुएला है, तो ये रहा 5 नंबर वेनेजुएला। तो इस तरह से टोटल 5 ये फाउंडर मेंबर था, फाउंडिंग संस्थापक सदस्य। और रेस्ट जो अल्जीरिया है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं 6ठा नंबर पे अल्जीरिया हो गया। 7वें नंबर पे यहीं पर आप लीबिया देख लीजिए, अल्जीरिया के बगल में लीबिया है। और उसके बाद यहाँ पर 8वें नंबर पर आप नाइजीरिया देख लीजिए। और 9वें नंबर पर ये रहा आप कॉन्गो, यहाँ पर कॉन्गो है। और यहीं पर इक्वेटोरियल गिनी है, 10 नंबर इक्वेटोरियल गिनी हो गया। और यहाँ पर गैबोन भी यहीं पर है, यहीं पर 11 नंबर का गैबोन हो गया। तो इस तरह से टोटल 11 मेंबर आप यहाँ पर देखें, अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये संयुक्त अरब अमीरात अब हट चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेडोर है ये कभी इसमें शामिल था, जो कि अब हट चुका है। देखिए अंगोला, ये जो है ना अंगोला, ये भी हट चुका है, ये अंगोला यहाँ पर हट चुका है। कतर जो है ये भी यहाँ जो कुवैत, बहरीन, कतर है एक साथ, देखिए इस फारस की, ये फारस की खाड़ी है। तो इस फारस की खाड़ी में इस जगह पर कुवैत है, उसके नीचे यहाँ बहरीन है और उसके नीचे यहाँ कतर है। तो इस तरह से कुवैत, बहरीन और कतर जो है इस तीनों में अंगोला अब पहले मेंबर था, 2024 में ये हट चुका है। कतर 2019 में मेंबर था, ये हट चुका है। और यहाँ पर इक्वाडोर है, ये भी हट चुका है। तो इक्वाडोर हट चुका है, कतर हट चुका है और अंगोला जो आप यहाँ देख रहे हैं अंगोला, ये भी देश हट चुका है। बाकी जितना भी है टोटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरजमुखी। देखिए दिया कि खरीफ फसलों के MSP में सर्वाधिक वृद्धि सूरजमुखी पर 622 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। न्यूनतम वृद्धि मक्का पर 10 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। धान का जो MSP है वो 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और धान का जो नया MSP हो चुका है वो अब 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है।
देखिए, गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के स्थान पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उचित एवं लाभकारी मूल्य। देखिए, जो कुल टोटल 23 ऐसा फसल है जिसके लिए जो है एमएसपी घोषित किया जाता है। तो कुल 23 फसलों में गन्ना जो है एकमात्र ऐसा फसल है जिसके लिए एमएसपी घोषित नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर एफआरपी घोषित किया जाता है, यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित किया जाता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो एफआरपी का निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है, इसको जरूर याद रखिए। जो एफआरपी है इसकी घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2026 के लिए एफआरपी जो है 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि चाइना। वर्ष 2025-26 में चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है और भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार लगभग 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। यानी कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। आयात टोटल कितना हुआ? 131.63 अमेरिकी डॉलर। और निर्यात कितना हुआ? तो 19.47 अरब अमेरिकी डॉलर। और व्यापार घाटा ओवरऑल कितना रहा? तो 112.16 अरब अमेरिकी डॉलर। तो ये हो गया। इससे पहले लगातार 4 वर्षों तक अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, अब दूसरे स्थान पर अमेरिका पहुंच गया है। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है ना, अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 140.2 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें आयात जो है 52.9 अरब अमेरिकी डॉलर, निर्यात जो है 87.3 अरब अमेरिकी डॉलर, और व्यापार अधिशेष, अमेरिका के साथ हम लोगों का व्यापार अधिशेष होता है, फ़ायदे में हम लोग रहते हैं, तो व्यापार अधिशेष 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश के साथ नवीनतम मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए, दिया हुआ है कि भारत ने अप्रैल 2026 में न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यह वर्ष 2026 का प्रमुख व्यापार समझौता है। भारत की ओर से वार्ता करने वाली पूरी टीम महिलाओं की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि महिलाओं के नेतृत्व में कौन सा समझौता, अभी किस देश के साथ समझौता हुआ है व्यापार समझौता? तो न्यूजीलैंड के साथ। वर्ष 2021 के बाद भारत 38 देशों के साथ 9 मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुई थी। 3 ऐसी योजना है जिसका 10 साल अभी कंप्लीट हुआ है, तो 11 साल, तीनों का 11 साल कंप्लीट हुआ है। तो वही यहाँ पर दिया है कि जिसमें पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। देखिए, दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। यह केंद्र सरकार की जीवन बीमा योजना है। 18 साल से लेकर 50 साल तक का जो कोई भी व्यक्ति है वो इसका पात्र है, और 436 रुपये साल में अगर कोई कटवाता है तो उसको 2 लाख रुपए जीवन बीमा का कवर मिलेगा। हाल ही में इस योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। तो ये किस प्रकार की योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या ये स्वास्थ्य बीमा है, जीवन बीमा है, दुर्घटना बीमा है, कृषि बीमा है? तो किस चीज़ से सुरक्षा? तो ये दुर्घटना से सुरक्षा, तो ये दुर्घटना बीमा योजना है। देखिए, दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। यह दुर्घटना बीमा योजना है। 18 साल से लेकर 70 साल तक की कोई भी व्यक्ति जो है इसका पात्र है। तो 18 साल से 70 साल की आयु का बैंक खाता धारक इसमें शामिल हो सकता है। मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में इसका भी जो है 11 वर्ष पूरा हुआ है। अब देखिए, तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पेंशन उपलब्ध कराना। तो देखिए, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 18 साल से लेकर 40 साल की आयु का कोई भी पात्र व्यक्ति जो आयकर का भुगतान नहीं करता है इसमें शामिल हो सकता है। जो आयकर नहीं देता है वही इसमें शामिल होगा। उसके बाद देखिए, 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA द्वारा किया जाता है। हाल ही में इस योजना के भी 11 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 50वां नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 18वां रेलवे जोन के रूप में किस नए जोन का गठन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दक्षिण तट रेलवे। देखिए, यहाँ पर दिया है कि भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत में रेल सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु दक्षिणी तट रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे का गठन किया है।
यह भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन होगा और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका गठन ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के कुछ मंडलों को पुनर्गठित करके किया गया है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में रेल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ रुपए जो है का लाभांश डिविडेंड जो है देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब जो है सी 2.87 लाख करोड़, 2.87 लाख करोड़। देखिए दिया है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.9% अधिक है। यह लाभांश आरबीआई की आय, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन और निवेश आय से प्राप्त अधिशेष के आधार पर दिया जाता है। यह राशि सरकार की राजकोषीय प्रबंधन को मजबूत करने में सहायक होगी। नेक्स्ट देखिए, टाटा स्टील के द्वारा विदेश में दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। तो सही जवाब हो जाएगा सन फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि सन फार्मास्यूटिकल्स ने अमेरिका की स्वास्थ्य कंपनी ऑर्गेनॉन एंड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ऑर्गेनॉन एंड कंपनी जो है अमेरिका की स्वास्थ्य कंपनी थी, उसका अधिग्रहण कर लिया सन फार्मास्यूटिकल्स। तो यह टाटा स्टील द्वारा कोरस समूह के अधिग्रहण के बाद विदेश में किसी भारतीय कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण माना गया है। इससे भारतीय फार्मा उद्योग की वैश्विक उपस्थिति और मजबूत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 376.56 MMT। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 376.56 मिलियन मीट्रिक टन जो है MMT अनुमानित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 19 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। तो टोटल जो चावल का उत्पादन अनुमानित है 154 MMT और गेहूं का अनुमान 120 MMT है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ये चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हो गया चावल के उत्पादन में। यहाँ पर दिया हुआ है कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर 2 नंबर पर तेलंगाना, 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो चावल के उत्पादन में 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे यहाँ पर तेलंगाना हो गया और 3 नंबर पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। मैप इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाए। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये हो गया चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूँ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गेहूँ के उत्पादन में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो है डी, उत्तर प्रदेश ही। तो देखिए गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर आपको दिया भी है कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश हो गया। द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है, तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश हो गया। और तीसरे स्थान पर पंजाब है, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर आप पंजाब डाल दीजिए। तो ये गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो गया। अब देखिए यहीं पर मक्का दिया हुआ है, तो मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो मक्का के मामले में फिर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा, 2 नंबर पर कर्नाटक हो जाएगा और 3 नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी कि मक्का के मामले में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिए उसके बाद देखिए वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो बी इसका हो जाएगा सही जवाब पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए जूट उत्पादन में जो है 1 नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है, ये रहा पश्चिम बंगाल। द्वितीय स्थान पर बिहार है, जूट के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको असम दिख रहा है। तो प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये जो है जूट के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट्स हैं। और जूट को जो है स्वर्ण रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के अनुसार गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र 2 नंबर पे हो गया। और गन्ना के मामले में तीसरा स्थान कर्नाटक का है, तो ये तीसरा नंबर कर्नाटक का आ गया। तो इस तरह से जो है गन्ना हम लोग देखें। अब बाकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए दाल के मामले में मध्य प्रदेश रैंक 1 है। देखिए दाल के मामले में मध्य प्रदेश जो है ये रैंक 1 है। और दाल के मामले में मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी है और राजस्थान भी है। तो महाराष्ट्र 2 नंबर पर हो गया और राजस्थान 3 नंबर पर हो गया। ये किस मामले में, दाल में। तो दाल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसी तरह से जब आप कपास की बात करेंगे तो कपास के मामले में महाराष्ट्र रैंक 1 है। कपास के मामले में
ये जो महाराष्ट्र है ये रैंक 1 हो जाएगा, और गुजरात 2 नंबर पर आ जाएगा, और तेलंगाना जो है ये 3 नंबर पर आ जाएगा कपास के मामले में। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद ज्वार के मामले में देखिए महाराष्ट्र रैंक 1 है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, और तिलहन के मामले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कुल खाद्यान्न ओवरऑल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश रैंक 1 है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर पंजाब है। तो कम से कम इसका जो रैंक 1 है वो आप ज़रूर याद रखिए। बाकी गन्ना में जैसे कि उत्तर प्रदेश है फर्स्ट रैंक, उसी तरह से दाल में मध्य प्रदेश है, कपास के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना है, तो केवल महाराष्ट्र याद रखिए। ज्वार में भी महाराष्ट्र है, तिलहन में राजस्थान है, मूंगफली में गुजरात है, और कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश सबसे रैंक 1 पे है, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है, नया चेयरमैन कौन बने। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीकांत वेलमकन्नी। देखिए नेस्कॉम का यहाँ पर फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो नेस्कॉम जो है इसके नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलमकन्नी बनाए गए हैं, और नेस्कॉम भारत के आईटी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख उद्योग संगठन है। इसका उद्देश्य भारतीय आईटी उद्योग के विकास एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। देखिए हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, बी प्रसून जोशी। देखिए दिया है कि प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण निगम है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कार्य करते हैं। इसका गठन प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। देखिए दिया कि हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी शशि शेखर वेम्पति। दिया है कि शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBFC को सामान्यतः सेंसर बोर्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका कार्य फिल्मों को प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन प्रदान करना है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए उप गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उप गवर्नर बी रोहित जैन बने हैं। देखिए रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया उप गवर्नर नियुक्त किया गया। RBI का जो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, और RBI का जो मुख्यालय है ये मुंबई है। हाल ही में नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम एवं डॉक्टर जोराम अनिया। तो डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया जो है ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि हाल ही में नीति आयोग में 2 नए पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति हुई है, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। अच्छा, इनके शामिल होने के बाद नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की कुल संख्या अब 7 हो चुकी है। नीति आयोग का जो गठन है ये गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी जनरल NS राजा सुब्रमणी। देखिए दिया है कि NS राजा सुब्रमणी को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया गया है। सुब्रमणी याद रखिए। CDS तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह सैन्य मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है। यह पद 2020 में सृजित किया गया था। अभी देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए दिया है कि एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं, तो ये VVI श्रेणी का ही कहा जाए। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं जो 27वें हैं, और उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो 41 वर्षों की शानदार सेवा के बाद 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए। अब देखिए नौसेना दिवस प्रतिवर्ष जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एक यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है कि योवेरी मुसेवेनी ये नाम है। योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के राष्ट्रपति कई बार के बाद फिर से एक बार बने हैं, तो युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। जनवरी में हुए चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने मई 2026 में लगातार 7वें कार्यकाल के लिए इस पद की शपथ ली। 1986 से ही जो है इस पद पर बने हुए हैं, और देश में 40 वर्षों से उनका शासन है, 40 वर्षों से लगातार उनका शासन है। तो योवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो युगांडा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नियुक्त का पुनर्निर्वाचन हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो है ना फिर से निर्वाचन किया गया है कुछ
अधिकारियों का। तो देखिए यहाँ पर लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, इसके अध्यक्ष KC वेणुगोपाल जो हैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, उनको बनाया गया है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल। लोक उपक्रम समिति यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी कि COPU के अध्यक्ष वैजंत पांडा जो BJP के हैं, इनको बनाया गया है। और प्राक्कलन समिति जो एस्टिमेट्स कमेटी है, इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल जो कि BJP के हैं। तो लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, लोक उपक्रम समिति वैजंत पांडा और प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है ना मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार दिया गया है। तो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो B मेजर अभिलाषा बराक। देखिए दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मेजर अभिलाषा बराक जो है इनको प्रदान किया गया है। वे यह सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय बनी है। वे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। अब देखिए, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा B यांग स्वांग जी। देखिए दिया है कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2026 ये ताइवान की लेखिका हैं यांग स्वांग जी, इनको प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए दिया गया है। ताइवान ट्रेवलॉग, यह उपन्यास मूल रूप से मैंड्रिन जो कि चीनी भाषा है, मैंड्रिन भाषा में इसको लिखा गया है और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो लिन किंग के द्वारा किया गया। अब देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया कि फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष विश्व का सबसे प्रसन्न देश रहा। भारत की रैंकिंग 2025 की तुलना में सुधरकर 116वीं हो गई है और रिपोर्ट का प्रशासन ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप एवं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN के सहयोग से किया जाता है। तो इसका तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन इसका सही है। देखिए दिया है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा गैलप एवं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि UNSDSN के सहयोग से किया गया। ठीक है, यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर जारी किया जाता है। फिनलैंड जो है लगातार 9वें वर्ष जो है विश्व का सबसे प्रसन्न देश बना है, लगातार 9वें वर्ष। दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क रहा। अब देखिए, ठीक है, यानी कि जो नॉर्डिक देश है, नॉर्डिक कंट्री अभी हम लोग देखे थे, तो उसका इस पर दबदबा है। भारत 147 देशों में 116वें स्थान पर रहा, जबकि 2025 में भारत का रैंक कितना था? 118वां। तो इस तरह से भारत के रैंक में थोड़ा सुधार ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत से बेहतर रैंक किसका था? तो नेपाल का जो है 99वां पोजीशन आया और पाकिस्तान का 104वां पोजीशन रहा, जो भारत से बेहतर कंडीशन में है। जबकि बांग्लादेश 127वां रैंक रहा और श्रीलंका 134वां रैंक रहा। तो ये दोनों भारत से पीछे है। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग 6 प्रमुख संकेतकों प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता तथा भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार विश्व का सबसे कम प्रसन्न यानी कि 147वां देश रहा। अब देखिए, हाल ही में गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रयान 3 को। देखिए दिया है कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार प्रदान किया गया। चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ऐसा करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और भारत जो है चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश है। और पहला देश रसिया है, दूसरा अमेरिका और तीसरा चाइना, और भारत जो है चौथा देश बना था। अब देखिए, यूनेस्को के द्वारा प्रदत्त गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब सूरानी पत्रकार संघ को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए। देखिए, यूनेस्को ने वर्ष 2026 का गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है सूरानी पत्रकार संघ इस संघ को दिया गया है। यह पुरस्कार प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले पत्रकारों एवं संस्थानों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र एवं निर्भीक पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक पॉइंट कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो
आपको पूछा जाएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है, नर्स वगैरह को। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2026 में कुल 15 नर्सों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया। इसे 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य समाज, जन स्वास्थ्य, नैदानिक देखभाल में नर्सों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है। प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपये नकद तथा एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि पुलित्जर पुरस्कार 2026 की जो घोषणा है 4 मई 2026 को की गई। भारत के लिए यह वर्ष बेहद खास रहा क्योंकि भारतीय खोजी पत्रकार सुपर्णा शर्मा और चित्रकार आनंद आर के, इन दोनों को जो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री इस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो भारत से जो पुलित्जर पुरस्कार जीता गया है किनके द्वारा, सुपर्णा शर्मा के द्वारा, इसको याद रखिए, और आनंद आर के को दिया गया है। किस श्रेणी में, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में। देखिए भारतीय खोजी पत्रकार सुपर्णा शर्मा और मुंबई स्थित इलस्ट्रेटर आनंद आर के को उनकी खोजी रिपोर्ट ट्रैप्ड के लिए ये सम्मान दिया गया है। रिपोर्ट का क्या विषय है, उन्होंने भारत में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट का जो बढ़ता खतरा है उसका पर्दाफाश किए हैं इस अपने कार्य से। तो इनको जिस रिपोर्ट के लिए दिया गया, ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट का नाम है ट्रैप्ड और ये डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी जो होता है उससे संबंधित है। तो सुपर्णा शर्मा और इलस्ट्रेटर आनंद आर के। इलस्ट्रेटर का यहाँ मतलब हो जाता है जो अपनी काल्पनिक चित्र, ऐसा कोई चित्र बनाना अपने दिमाग से इमेजिन करके जो काफ़ी भावुक हो और किसी भी घटना को उसका जो चित्रण है बहुत अच्छे तरीके से कर सके। तो चित्र बनाना कल्पनाओं के आधार पर जो कि रियलिटी को दिखाता हो, तो ये जो चित्र बनाए थे उसका नाम था ट्रैप्ड, यानी कि डिजिटल अरेस्ट पे आधारित था। तो इन्हीं दोनों को मिला है। तो कुल मिला के सुपर्णा शर्मा, आनंद आर के, इन दोनों को पुलित्जर पुरस्कार 2026 मिला है। अब देखिए हाल ही में लिखित अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। देखिए दिया हुआ है कि अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये पुस्तक जो है ना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया। वे वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और भी 1-2 पुस्तक है जिसमें घोस्ट आई, ये जो घोस्ट आई है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया। तो घोस्ट आई अमिताभ घोष और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अब देखिए प्रतिवर्ष 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। देखिए दिया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। भारत में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के भी रूप में मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो 1 मई को हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए हाल ही में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। तो देखिए न्याय मंत्रियों की बैठक जो है गांधीनगर, गुजरात में हुआ और विदेश मंत्रियों की बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ है कुछ समय पहले, तो हम लोग देखे थे अभी ही। देखिए ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक गुजरात में आयोजित की गई है। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है। इससे पूर्व ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देखिए हाल ही में आयोजित दूसरे सैन्य कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बी, जयपुर में। दिया है कि दूसरे सैन्य कमांडरों का जो सम्मेलन है उसका आयोजन जयपुर में किया गया। इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय जो थीम है वो क्या था, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन। ठीक है, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन इसका थीम था और इसमें भविष्य की सैन्य चुनौतियों एवं आधुनिक युद्ध तकनीकों पर चर्चा हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उमरोई, मेघालय में। देखिए दिया है कि प्रगति 2026 हिंद महासागर क्षेत्र के 12 मित्र देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। मिशन वंदे मातरम अभियान के अंतर्गत किस संगठन को पहली पूर्ण महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, यानी कि मिशन वंदे मातरम, ये एक मिशन का नाम है। मिशन वंदे मातरम अभियान के अंतर्गत किस संगठन की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, BSF। देखिए दिया कि मिशन वंदे मातरम अभियान के अंतर्गत BSF की पहली पूर्ण महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। टीम में कुल 4 महिला सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट देखिए सिनबैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो सही जवाब कंबोडिया। देखिए दिया है कि सिनबैक्स जो है
भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वर्ष 2026 का अभ्यास कंबोडिया में ही आयोजित किया गया। हाल ही में 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका कामी रीता शेरपा। देखिए दिया कि नेपाल में कामी रीता शेरपा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वे विश्व में सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही हैं। और दूसरे स्थान पर पासांग दावा शेरपा हैं और एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। देखिए हाल ही में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 8 करोड़ रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 8 करोड़ देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रांची। देखिए दिया है कि 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन रांची झारखंड में किया गया। इसमें देश भर के शीर्ष एथलीटों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब बैडमिंटन हो जाएगा। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से जुड़ा है। अभी देखेंगे हम लोग कि थॉमस कप पुरुषों की विश्व टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है और ये पुरुषों की है। वर्ष 2026 में इसका आयोजन डेनमार्क में हुआ। चीन ने फ्रांस को हराकर 12वीं बार खिताब जीता, तो इसमें चीन जीत गया है। और महिलाओं की समकक्ष प्रतियोगिता उबेर कप है जिसमें दक्षिण कोरिया विजेता बना। तो हम लोग क्या देखें कि जो थॉमस कप है वो पुरुष का बैडमिंटन खेल है, बैडमिंटन प्रतियोगिता, और उबेर कप जो है ये महिलाओं का उसी समकक्ष बैडमिंटन प्रतियोगिता है। तो जो पुरुष वाला उबेर कप है वो चीन जीता और जो महिला वाला उबेर कप है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। देखिए हाल ही में आयोजित उबेर कप 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब भी हम लोग देख लिया, दक्षिण कोरिया। देखिए दिया कि उबेर कप महिलाओं की विश्व टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वर्ष 2026 में इसका आयोजन डेनमार्क में किया गया और फाइनल में दक्षिण कोरिया विजेता बना और चीन इसमें उप विजेता रहा। दोनों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है, 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। अब देखिए पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग कोच नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पुरुष के खेल में महिला कोच नियुक्त किया गया है, तो ये है सारा टेलर। देखिए दिया है कि इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर सारा टेलर पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में फील्डिंग कोच नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। वे विश्व क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ महिला के विकेट कीपरों में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट है कि स्पेन की प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 के विजेता कौन बने? तो ये बना है बार्सिलोना। देखिए बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा 2026 का खिताब जीता। बार्सिलोना ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। यह उसका कुल 29वां ला लीगा खिताब है। ला लीगा स्पेन की सर्वोच्च फुटबॉल लीग है। अब देखिए एक थाईलैंड ओपन 2026 प्रतियोगिता हुआ है, थाईलैंड ओपन 2026, और इसका जो प्रायोजक है वो टोयोटा है, तो इसीलिए इसका नाम ही टोयोटा थाईलैंड ओपन 2026 है। तो टोयोटा थाईलैंड ओपन 2026 ये भी बैडमिंटन टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ एक प्रतियोगिता है। तो दिया है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड फ्रॉम 12 to 17 मई 2026 इन बैंकॉक, थाईलैंड। इंडियाज स्टार मेंस डबल डुओ सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी फिनिश्ड एज रनर्स अप सिक्योरिंग सिल्वर मेडल। तो जो थाईलैंड ओपन अभी हाल फिलहाल में हुआ है मई 2026 में, कहाँ पर हुआ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में ही हुआ है। और भारत का जो पुरुष डबल मेंस डबल के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों के द्वारा जो है सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच किनको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रेडरिक सोएज। देखिए दिया है कि हॉकी इंडिया ने फ्रांस के फ्रेडरिक सोएज को भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब देखिए विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 के विजेता कौन बने? तो सही जवाब हो जाएगा बी, सौरभ कोठारी। दिया कि विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 के विजेता सौरभ कोठारी बने हैं। फाइनल में उन्होंने पंकज आडवाणी को पराजित किया। दोनों ही खिलाड़ी भारत से ही थे। अब देखिए मैड्रिड ओपन 2026 पुरस्कार जो है मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानिक सिनर के द्वारा। देखिए दिया है कि मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता। यह एटीपी मास्टर्स 1000 स्तर पर उनका लगातार 5वां खिताब था। ऐसा करने वाले वे विश्व के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल का खिताब मार्टा कोत्स्युक जो कि यूक्रेन की थी उनके द्वारा जीता गया। मार्टा कोस्त्युक।
अब देखिए, तो इटालियन ओपन 2026 का खिताब हम लोग देखेंगे कि इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किनके द्वारा जीता गया, तो ये भी जो है यानिक सिनर के ही द्वारा जीता गया। तो दिया है कि इटालियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने जीता, और इटालियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जो है एलेना स्वितोलिना के द्वारा जीता गया, जो कि यूक्रेन की हैं। तो एलेना स्वितोलिना इनके द्वारा जीता गया। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल स्तर पर समर्पित एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा केरल। देखिए, दिया है कि केरल मंत्रिमंडल स्तर पर एआई पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह पोर्टफोलियो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत बनाया गया है। इसका उद्देश्य शासन, उद्योग एवं सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग बढ़ाना है। इससे पहले केरल जो है ना एआई आधारित शिक्षिका आइरिस शुरू करने वाला भी अग्रणी राज्य रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन। दक्षिण कोरिया के जोगेसा मंदिर में, दक्षिण कोरिया में एक जोगेसा मंदिर, तो वहाँ पर अनावरण किए गए पहले मानवाकृति ह्यूमैनॉइड रोबोट भिक्षु का क्या नाम है, तो इसका नाम है गाबी। देखिए, यहाँ पर दिया है कि दक्षिण कोरिया का एक मंदिर है जोगेसा मंदिर, वहाँ देश के पहले मानवाकृति रोबोट है भिक्षु, वो है गाबी, उसका अनावरण किया गया। गाबी एक भिक्षु का नाम है जो कि ह्यूमैनॉइड रोबोट है, तो ये गाबी भिक्षु का नाम है, बौद्ध भिक्षु। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म को आधुनिक तकनीक के माध्यम से युवाओं तक पहुँचाना है। जोगेसा जो है दक्षिण कोरिया के प्रमुख बौद्ध मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के शुक्रयान मिशन में किस देश को भागीदार बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। दिया कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान शुक्रयान मिशन में सहयोग हेतु समझौता हुआ। इसरो और स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। शुक्रयान मिशन भारत का प्रस्तावित शुक्र ग्रह अन्वेषण मिशन, और इसके मार्च 2028 में प्रक्षेपित होने की संभावना है। मिशन का अनुमानित बजट लगभग 1236 करोड़ है, 1236 करोड़, और इसको जो है LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन में स्वीडन के अतिरिक्त रसिया और जर्मनी के वैज्ञानिक उपकरण भी शामिल है। अब देखिए, भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग पेलोड किस स्टार्टअप ने विकसित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा CEON स्पेस लैब्स यानी कि इओन स्पेस लैब्स। देखिए, दिया कि हैदराबाद का ये है, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप इओन स्पेस लैब्स ने इसको विकसित किया है। इसका उपयोग ड्रोन में किया जाएगा। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को मजबूत करेगा। नेक्स्ट देखिए, जीवन ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो देखिए, जीवन ऐप जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य एवं अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों को सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना इसका मकसद है। अब देखिए, शतायु डैशबोर्ड किस वर्ग के लोगों के लिए विकसित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दिया कि शतायु डैशबोर्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाओं की निगरानी एवं सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। यह जीवन ऐप के साथ समन्वित रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट देखिए कि ब्लॉक स्तर पर मौसम पूर्वानुमान हेतु AI आधारित टूल किस मंत्रालय ने विकसित किया है, तो सही जवाब C हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए, दिया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने AI आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। इसमें AI इनेबल्ड फोरकास्ट ऑफ मॉनसून एडवांस तथा मिथुन वेदर मॉडल जो है इस आधारित AI टूल शामिल है इसमें, यानी कि इसमें AI इनेबल्ड फोरकास्ट ऑफ मॉनसून एडवांस तथा मिथुन वेदर मॉडल आधारित AI टूल शामिल है। इसका उद्देश्य अधिक सटीक स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराना है। चलिए 100वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का सचिवालय एवं आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। तो दिया हुआ यहाँ पर कि वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट अभी एक पेश किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र वन मंच UN फोरम ऑन फोरकास्ट सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 के बीच वैश्विक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। वैश्विक वन क्षेत्र 4.18 अरब हेक्टेयर से घटकर 4.14 अरब हेक्टेयर जो है अब रह गया है। सबसे अधिक वन हानि जो है दक्षिण अमेरिका में दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में वैश्विक भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, तो C इसका सही जवाब हो जाएगा 32%। देखिए, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व के कुल भूभाग का लगभग 32% भाग जो है वनों से आच्छादित है। देखिए, COP31 कॉन्फ्रेंस
ऑफ पार्टीज़ का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, तुर्की। देखिए यहाँ पर दिया है कि COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 के बीच तुर्की के अंतालिया शहर में होगा, अंतालिया शहर में। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभियान यानी कि UNFCCC का वार्षिक सम्मेलन है, जो COP31 जो 2026 में होगा टर्की में। तो इससे पहले जो है यानी कि 2025 में जो सम्मेलन हुआ था COP30, ये बेलेन ब्राज़ील में हुआ, बेलेन ब्राज़ील। और अगला जो अब 27 में होने वाला है COP32, ये अदीस अबाबा इथियोपिया में होगा। यानी कि अभी हुआ नहीं है 26 वाला टर्की में होगा। पिछला जो है बेलेन ब्राज़ील में हुआ और अगला जो है अगले साल का अदीस अबाबा इथियोपिया में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 कितनी महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि 5। देखिए दिया है कि लॉरियल यूनेस्को फॉर वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 की जो घोषणा है यूनेस्को के द्वारा किया गया है। वर्ष 2026 में यह पुरस्कार विश्व की 5 उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा जाएगा? तो ये छोड़ा जाएगा बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। देखिए असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्टसेल कछुआ यहाँ पर छोड़ा जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निल्सोनिया गैंगेटिका। सैटेलाइट टैगिंग से इसका आवास, प्रवास, संरक्षण की निगरानी की जाएगी। यह भारत में कछुआ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए नेक्स्ट देखिए द ओशन सेंसस अभियान जो है किन देशों के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान और ब्रिटेन। देखिए दिया है कि द ओशन सेंसस एक वैश्विक समुद्री अभियान है जिसकी शुरुआत जो है अप्रैल 2023 में जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और यूके स्थित नेक्टन फाउंडेशन के द्वारा किया गया। तो निप्पॉन फाउंडेशन जापान और नेक्टन फाउंडेशन यूके के द्वारा किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य समुद्र में 1 लाख से अधिक यानी 1 लाख नई प्रजातियों की खोज तथा संरक्षण करना है। अब देखिए ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कर्नाटक। देखिए दिया है कि कर्नाटक ग्राम स्तर पर जलवायु कार्य योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का स्थानीय स्तर पर समाधान तैयार करना है। देखिए कीवी मिशन एक है कि कीवी मिशन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए दिया है कि कीवी मिशन अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित कीवी खेती को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने तथा बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने हेतु झारखंड सरकार को निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सारंडा वन। देखिए दिया कि उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। यह एशिया का सबसे बड़ा साल वन माना जाता है। यह हाथियों के लिए महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण संरक्षण की आवश्यकता बढ़ी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बी, गुजरात। देखिए तो याद रखिए कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात है। चपराला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। ये सब चर्चा में रहा है, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आपको याद रखना चाहिए। वर्धा गुजरात, चपराला वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र। एक वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये जो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है उत्तराखंड में। और अगला है तोलपेट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तोलपेट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बी, केरला में है। तो देखिए तोलपेट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से शामिल है। हाथी, बाघ, गौर तथा अनेक वन्यजीवों का प्रमुख आवास है। नेक्स्ट है डिरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डिरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बी, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए दिया हुआ है कि डिरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है ये बी, महाराष्ट्र में है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व या तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना एवं प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है। देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। दिया कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में छिपकली की एक नई प्रजाति का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा गया है छिपकली की प्रजाति का यूबलेफेरिस झूमा। यूबलेफेरिस झूमा
इसका सही नाम है। देखिए दिया हुआ है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई ने बिहार के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाहरी क्षेत्र में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम यूबले फेरिस झूमा रखा गया है। इसका नाम जेडएसआई की पहली महिला निदेशक डॉक्टर धृति बनर्जी, जो कि झूमा के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके सम्मान में इनको रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर एक दशक का विश्लेषण, ये रिपोर्ट एक पेश किया गया है। तो ये रिपोर्ट कौन पेश किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नीति आयोग। तो दिया है कि नीति आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन हेतु सामयिक विश्लेषण एवं नीतिगत रूपरेखा, ये रिपोर्ट जारी किया है। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन हेतु सामयिक विश्लेषण एवं नीतिगत रूपरेखा, ये जो रिपोर्ट है जारी किया नीति आयोग। रिपोर्ट में 2014-15 से लेकर 2024-25 तक शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नीतिगत सुझाव देना है। अब देखिए आईसीएमआर और आईसीएआर द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ राष्ट्रीय मिशन आधारित कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम है सेहत। देखिए आईसीएमआर और आईसीएआर, इनके द्वारा जो है संयुक्त रूप से सेहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य कृषि एवं स्वास्थ्य विज्ञान के समन्वय से पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार करना है। देखिए यह खाद्य आधारित स्वास्थ्य समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। तो आईसीएमआर जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसी तरह से आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ ने 1200 सेकेंड का सफल परीक्षण किस तकनीक में प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? स्क्रैमजेट कंबस्टर। देखिए दिया है कि डीआरडीओ ने हैदराबाद स्थित परीक्षण सुविधा में स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का 1200 सेकेंड का सफल परीक्षण किया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। स्क्रैमजेट इंजन अत्यधिक गति वाली मिसाइलों के लिए विकसित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल की न्यूनतम गति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मैक 5। देखिए दिया कि हाइपरसोनिक मिसाइल वह होती है जिसकी गति ध्वनि की गति से कम 5 गुनी, यानी कि मैक 5, यहाँ पर ये नहीं होगा, MAC, मैक 5 या उससे अधिक हो। ऐसी मिसाइलों को रोकना अत्यंत कठिन होता है। ठीक है, देखिए एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में दर्ज कुल अपराधों में वर्ष 2023 की तुलना में कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 6%। देखिए दिया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी जो है इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में कुल अपराधों में लगभग 6% की कमी दर्ज की गई है। कपास उत्पादकता मिशन के लिए जो है केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 की अवधि हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 5,659 करोड़। देखिए दिया कि केंद्र सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन के लिए 5,659 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय को स्वीकृति दी है। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और वस्त्र उद्योग को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि दिल्ली के निकट अरावली क्षेत्र हाल ही में किस जंगली बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, रस्टी स्पॉटेड कैट। यहाँ जो आपको बिल्ली दिख रही है ये रस्टी स्पॉटेड कैट है, और ये दिल्ली के निकट अरावली क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में इसका फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए दिया कि अरावली की झाड़ियों में रस्टी स्पॉटेड कैट का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह विश्व की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रियोनेलरस रूबिजिनोसस। हाँ, तो प्रियोनेल्यूरस रूबिजिनोसस, ये इसका नाम है। IUCN में जो है ना ये नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आता है। चलिए अब देखिए, त्रिभुवन नाम की एक गुलाब की नई हाइब्रिड किस्म विकसित किया गया है। तो इसका नाम किसके सम्मान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, त्रिभुवन प्रसाद सिंह के नाम पर। देखिए दिया कि त्रिभुवन नाम की जो गुलाब की एक नई हाइब्रिड किस्म विकसित की गई है, इसका नाम योजना आयोग के प्रथम पूर्णकालिक सचिव थे त्रिभुवन प्रसाद सिंह, उनके सम्मान में रखा गया। तो त्रिभुवन प्रसाद सिंह के नाम पर गुलाब की एक हाइब्रिड किस्म की प्रजाति का नाम रखा गया। भारत का पहला AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पलामू टाइगर रिजर्व। देखिए दिया कि भारत का पहला AI आधारित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र
पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। यह झारखंड में स्थित है। इसका उद्देश्य मानव एवं हाथियों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करना है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक स्थल को वाग्देवी सरस्वती मंदिर घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजशाला। देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भोजशाला को वाग्देवी सरस्वती मंदिर घोषित किया है। भोजशाला जो है धार जिले मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। यह लंबे समय से धार्मिक एवं ऐतिहासिक विवाद का विषय रहा है। अब देखिए 127 नंबर, प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा के दौरान भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हेतु कितने मिलियन बैरल तेल भंडारण पर समझौता हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 30 मिलियन बैरल। देखिए भारत एवं यूएई के बीच 30 मिलियन बैरल रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण पर समझौता हुआ। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। समझौता भारतीय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड एवं अबू धाबी की कंपनी के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है प्रेस स्वतंत्रता के मामले में? तो ये है 157वां। देखिए दिया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भारत 157वें स्थान पर है, 157th। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे था, अंतिम स्थान पर एरिट्रिया है और भारत का स्थान 157th है और इसका जो स्कोर है ये 31.96 रहा। अब 129 नंबर का देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान किस देश ने प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी स्वीडन के द्वारा। देखिए स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार प्रदान किया है और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार यह सम्मान भारत स्वीडन संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान देने के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र वन मंच यानी कि UN फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के 21वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी न्यूयॉर्क में। देखिए दिया है कि संयुक्त राष्ट्र वन मंच यानी कि UNFF का जो 21वां सत्र है इसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है। इसी अवसर पर वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 जारी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर कि अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी यानी कि CCDB कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है दिया हुआ है कि भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक CCDB यानी कि कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT सुरक्षा प्रमाणन के लिए कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा उत्पादों के वैश्विक मानकों को विकसित एवं मान्यता प्रदान करना है। अब देखिए WHO ने किन 2 देशों में इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कांगो और युगांडा। क्या हो जाएगा? कांगो एवं युगांडा। देखिए यहाँ पर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो एवं युगांडा में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इसके कारण भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। इबोला एक अत्यंत घातक वायरल रोग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की अवधारणा किस प्राचीन युद्ध से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी पेलोपोनेशियन युद्ध। देखिए यहाँ पर दिया है पेलोपोनेशियन युद्ध से जुड़ा है। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की अवधारणा प्राचीन यूनान के पेलोपोनेशियन युद्ध से संबंधित है। यह युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच 431 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग उभरती एवं स्थापित महाशक्तियों के बीच संभावित संघर्ष को समझाने के लिए किया जाता है। हाल ही में चीन अमेरिका संबंधों के संदर्भ में यह शब्द चर्चा में रहा। तो थ्यूसिडाइड्स ट्रैप एक ऐसा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जब कोई एक पुरानी महाशक्ति को कोई जब नई महाशक्ति उभरने लगती है तो उसको अपने आप वो चुनौती मिलता है, तो दोनों में युद्ध होने की या संघर्ष की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा थ्यूसिडाइड्स ट्रैप जो है ये टर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको इसको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए दिया है कि द Thucydides trap is a political theory stating that war is highly likely when a rising power threatens to displace an established ruling power. The term was popularized by American political scientist Graham Allison in the early 2010s to describe the growing structural friction and a potential for catastrophic conflict between the United States, the established hegemon, and China, the rising superpower. यानी कि थ्यूसिडाइड्स ट्रैप जो है ये एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार जब कोई उभरती हुई शक्ति
जो राइजिंग पावर है किसी स्थापित या प्रभुत्वशाली शक्ति या इस्टेब्लिश्ड या रूलिंग पावर को चुनौती देने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इस अवधारणा को अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन के द्वारा जो है 2010 के दशक में दिया गया था। 2010 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय बनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे के पूरे हिस्सा को कवर किए। जुलाई मंथ का जो मैगज़ीन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब अगस्त मंथ का जो मैगज़ीन होगा आपके 72वें बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है 26 जुलाई को, उससे पहले आपका काफ़ी पहले जो अगस्त मंथ का मैगज़ीन है वो भी मार्केट में आ जाएगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और इस मैगज़ीन को कवर करने के बाद जब आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप ज़रूर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि इसके बाहर फिर करंट अफेयर्स आपका जो एक बड़ा हिस्सा है वो कवर हो चुका होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।